ओके बच्चों, तो फिर एसएचएम करते हैं स्टार्ट हम। तो इस चैप्टर में मतलब एक तरह से रीड गोइंग बैक टू मैकेनिक्स, ठीक है। बट मतलब ये जो टॉपिक है एसएचएम, इसमें आप ये मान लो कि क्वेश्चन जो है किसी भी चैप्टर का बन सकता है। अभी तक आपने जितने चैप्टर्स किए हैं उन हर चैप्टर में हम एसएचएम को किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व वी जस्ट शॉर्टली अंडरस्टैंड कि ये एसएचएम का मीनिंग क्या होता है बच्चों। अभी तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बच्चों जैसे आपने पहले बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो एसएचएम भी इज सम स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। We'll just come to it कि ये इसमें what is special in this. To understand this, सबसे पहले बच्चों हम ये बात करते हैं, मुझे बताओ what do you understand by the term periodic motion? कोई भी ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रही हो आफ्टर सम फिक्स टाइम। तो इसका एग्जांपल क्लॉक और पेंडुलम और अर्थ। क्या अर्थ की दो टाइप की मोशन है। अगर तो हम अर्थ की रोटेशन की बात करें तो वो पीरियोडिक है ना। किस सेंस में बच्चों? हर 24 घंटे में मोशन रिपीट हो रही है। अगर हम अर्थ की रेवोल्यूशन की बात करें तो हर एक साल, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक है वो। मैंने अप्रोक्सीमेट क्यों कहा है? एक हाँ, जो लीप ईयर वाला चक्कर है। तो ये अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बच्चों ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है, जैसी मर्जी मोशन हो। बस पॉइंट ये है कि वो मोशन अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। फिर बच्चों एक मोशन होती है ऑसिलेटरी मोशन। उसका क्या मतलब? टू एंड फ्रो मोशन, है ना। इसका कोई एग्जांपल? पेंडुलम। और कोई एग्जांपल? स्प्रिंग वाला, है ना। अगर हम कुछ ऐसा कुछ करें, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को लटका दे और हम ब्लॉक को धक्का मार दें तो कुछ टू एंड फ्रो तो होगा। समझ आता है? स्विंग पेंडुलम होते की बात होगी। बच्चों क्या ऑसिलेटरी में पीरियोडिक होना जरूरी है? दो अलग कंडीशंस है, ठीक है। ऑसिलेटरी का मतलब है सिर्फ टू एंड फ्रो, पीरियोडिक का मतलब है जो रिपीट करे। तो ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक, इट मे नॉट बी पीरियोडिक। हम मानते हैं आइडियल पेंडुलम की कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तब। ये पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको यहाँ लेके गया, मान लो मैं इसको 5 मिनट में लेके गया, अब मैं वापस 10 मिनट में लेके आया,
और मैं फिर उसके बाद 1 घंटे में लेके गया ना। मैं मैनुअल मोशन ऐसी बना सकता हूँ जैसे मर्जी। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं जो चैप्टर का नाम था SHM। SHM की बच्चों फुल फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बच्चों कैसी मोशन होती है? देखो, ये एक पर्टिकुलर टाइप की मोशन है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज x या फिर y या फिर थीटा, जो भी कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। कोई भी ऐसी मोशन जहां पर आप पोजीशन को x y z या थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ साइन फंक्शन, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एज SHM। we'll just understand कि what is so great about this equation। ऐसे तो कोई भी इक्वेशन बना के हम जितनी मर्जी टाइप की मोशंस बना सकते हैं ना। अगर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लिखना है फिर तो करोड़ों हो सकते हैं। तो we'll just understand कि what is so great about this। एक मिनट के लिए बच्चों मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं बताया कांस्टेंट फिल्म टर्म्स है, इनका क्या मतलब है। हम तो पहले एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं कि भाई ये मोशन होती कैसी है। बच्चा, ये जो साइन के अंदर टर्म है ये फाइनली तो कुछ ना कुछ एंगल ही है। जब मैं इसके अंदर t की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनता जाएगा, मानते हो? तो अच्छा, इमेजिन करते हैं हमने t को पहले ऐसा करो एग्जांपल में अभी एक हम इसको भी 0 ही कर देते हैं, फाई आई को, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, आगे जाके हमें समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ओमेगा टी एक तरीके का एंगल हो गया। हम बस समझते हैं एग्जांपल के लिए ये मोशन कैसी बनी। मान लो मैं टी इक्वल टू 0 से बच्चों देखना शुरू करता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या होगा? 0। तो ये मोशन स्टार्ट हुई फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0। टाइम को बढ़ाते हैं थोड़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा। अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन ऑफ एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। कब तक? जब तक एंगल मेरा 90 हो रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है। कहां से कहां तक जा रही है वैल्यू? 0 से 1। तो मतलब x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से 4। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा मेरी x की वैल्यू 0 से 4। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं निकाल भी सकता हूँ कि वो टाइम क्या होगा, बट अभी के लिए हमें पता है कि कोई ऐसा टाइम होगा जब एंगल 90 हो गया और उस पर क्या हुआ, x की वैल्यू 4 बन गई। अब बच्चों सोचो कि एंगल 90 से बढ़ना शुरू हो गया। अभी एंगल 90 से 180 के बीच में है, तो x को क्या हो रहा होगा?
मतलब साइन ऑफ एंगल को क्या हो रहा होगा? एक बार के लिए हम जस्ट टू रिमेम्बर हम साइन का अभी बना लेते हैं। ऐसे होता है ना? तो जब एंगल 90 से 180 जा रहा है तो एक्स की वैल्यू कम हो रही है। एक्स की वैल्यू कम बच्चों इस ग्राफ में कैसे दिखेगा? मतलब वैसे तो सेम लाइन पे ही आएगा, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग दिखा रहा हूँ कि अब पार्टिकल वापस आ रहा हो। अब एंगल और बढ़ रहा है 180 से 270। एक्स की वैल्यू को क्या हो रहा है? 0 से नेगेटिव एक्स स्ट्रीम में जा रही है, 0 से -1 जा रही है। तो एक्स की वैल्यू को क्या हो रहा होगा? 0 से -4। ये -4 तक चला गया। लास्ट क्वाड्रेंट, एंगल की वैल्यू अब आपकी 270 से 360 जा रही है। एक्स की वैल्यू -1 से 0 जा रही है, सॉरी एंगल की वैल्यू कॉस की वैल्यू -1 से 0 जा रही है। तो एक्स की वैल्यू -4 से 0। मुझे कौन सी लाइन ऊपर कौन सी लाइन नीचे उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंस सिर्फ एरो के डायरेक्शन की है। तो कोई ऐसा टाइम होगा बच्चों जब एंगल 360 हो जाएगा तो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर यही सेम चीज रिपीट होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यही सेम मोशन रिपीट होती जाएगी। क्या ये बात समझ आती है बस? क्या ये मोशन पीरियोडिक है? कुछ टाइम के बाद रिपीट कर रही है। क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? ठीक है। इट डज नॉट मीन बच्चों कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि एसएचएम एक ऐसा स्पेशल केस है जो कि पीरियोडिक भी है एज वेल एज ऑसिलेटरी। अच्छा आपकी मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो हो ही चुकी होगी क्यों? मैं मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं इसमें जो एग्जांपल लिया अभी साइन ओमेगा टी, लेट से मैं साइन ओमेगा टी की जगह इसको साइन क्यूब ओमेगा टी बोल देता हूँ। साइन ओमेगा टी का होल क्यूब। मोशन तो भी समवॉट ऐसी ही होती, तो भी ऐसा ही हो रहा था कि एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मानते हो? ठीक है। लेकिन बच्चों एसएचएम की कंडीशन क्या है? देखो अब हम नाम से समझते हैं इसको। जो इसका नाम क्या रखा है हमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल तो नहीं है किसी भी तरीके से मोशन, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। हार्मोनिक का मतलब होता है बच्चों साइन फंक्शन, ठीक है। साइन या फिर कॉस फंक्शन का एक जनरल नाम होता है हार्मोनिक, ठीक है। तो जो एसएचएम की बच्चों एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी ऐसी मोशन जिसको आप साइन या कॉस फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन अ सिंपल मैनर। अब इस सिंपल का क्या मतलब है, ठीक है। सिंपल का मतलब ये है कि साइन कॉस की एक ही टर्म आनी चाहिए और उसकी पावर भी वन ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आप साइन स्क्वायर साइन क्यूब कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल साइन आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे केस को हम एसएचएम कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, इसमें ऐसा क्या खास है। तो इट टर्न्स आउट कि नेचर में बहुत जगह इस टाइप की मोशन होती है, ठीक है। जैसे हम अभी धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल्स भी लिए, ठीक है, जैसे आपने पेंडुलम का एग्जांपल लिया, हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, तो ये भी इसी टाइप की ही मोशन है एसएचएम वाली। तो ऐसे हम देखेंगे नेचर में और भी बहुत सारे केसेस में एसएचएम ही हो रहा होता है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। फिर से बच्चों क्या कंडीशन है एसएचएम की, मैथमेटिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन पे भी आएंगे हम बाद में, हमें समझ आएगा कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। अभी हम मैथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मैथ्स के हिसाब से क्या कंडीशन हुई कि उस मोशन को आप साइन या कॉस की सिंगल टर्म एंड सिंगल पावर में रिप्रेजेंट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। क्लियर सो फार। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कहाँ पे वो कांस्टेंट ही होगा, यस। मतलब टी जो है वो साइन के अंदर ही होना चाहिए। और टी का कैसा भी फंक्शन हो सकता है ना, वो भी लीनियर ही होगा। ठीक है, तो जैसे जो हम एग्जांपल्स करते हैं, आप तो सीधा ऐसे याद रखो कि मतलब जो ये लिखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको तो अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो एसएचएम है, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। ये बच्चों है कि नहीं है, नहीं है ना, क्यों।
टी स्क्वायर को आप कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टी लीनियर नहीं है। ये दोबारा देखते हैं। बोलो भाई, किया हुआ है आपने? कांट यू राइट इट एज, जो आप लिखते हो, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वो 40 प्लस कुछ बनता है ना आपका जो अच्छा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो? याद नहीं आ रहा कुछ किसी को। a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t की सिंप्लीफिकेशन, तो ये भी बिल्कुल वैसी फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, सम कांस्टेंट इनटू साइन के अंदर t की लीनियर टर्म्स, तो दिस इज एसएचएम। हाँ बच्चों, तीसरा नहीं, क्यों? देयर इज नो वे कि आप इसको एक टर्म में कंबाइन कर पाओ। एक स्पेसिफिक केस में हम्म, एक स्पेसिफिक केस बन सकता है, मतलब अगर साइन 40 है जो साइन 5 की है, साइन 5 t कर। जनरल का बात कर हम्म, 5/49
और cos 4t है जो 3/3 तो टी फिक्स हो जाएगा। हाँ ये तो जनरल चाहिए, टी तो वेरिएबल है ना, मतलब दिस शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल टी। पैरामीटर नहीं। हाँ बच्चों, ये अगला एग्जांपल दोबारा देखो। Yes. नो या यस, कैसे? वो साइड स्क्वायर माइनस cos t। Yes. इसको आप लिख दोगे एज 2 इंटू 1 माइनस cos 2t। तो अगेन एक सिंगल साइन कॉस की टर्म अभी, ठीक है, साथ में कांस्टेंट है, डजंट मैटर, बट जो साइन कॉस की टर्म है वो तो एक सिंगल ही है। तो ये है। सिमिलरली बच्चों, अगर साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर होता, Yes. अगर साइन क्यूब होता, No. पहले तो ये बताओ कॉस स्क्वायर वाला होगा, Yes. Yes. तो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब क्यूब वाला देखो, No. हाँ बच्चों बोलो भाई। नहीं क्यों? अगर आप साइन थ्री थीटा वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो दो टर्म्स बनेंगे ना, सिंगल नहीं बना सकते आप। No. हाँ जी, क्यों? पावर -1। इसको वैसे ही वो वाला चलेगा कि ये वैसा भी मतलब बिग डी में स्टार्ट हो गया। तो सबको क्लियर हो गया कि
कैसे आइडेंटिफाई करना है एसएचएम को, राइट? Yes. ओके, तो Sir, ये तो ऐसे भी पॉसिबल थी ना, हाँ ये तो पॉसिबल है। सिग्नल में मतलब इंफिनिटी से माइनस टू मतलब माइनस से मिनिमम कर जाएगा इंफिनिटी से कहीं के बाद ये तो ऐसी वीडियो में ना। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम वही जो हमने पहले लिखी थी, एक्स वाई जेड थीटा जो भी है इज इक्वल टू अब इसकी हर टर्म का हम मतलब समझ लेते हैं। अभी अभी समझ जाएगा। बच्चों इसमें x क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, बिना वे पोजीशन ही हो गई। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट? t इक्वल टू 0 से या x इक्वल टू 0? तो अब x इक्वल टू 0 भी हमारे हाथ में है कि हमने कहाँ पे माना है, तो बेटर है कि हम उसको कहें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब है बच्चों? जिसके मतलब दोनों एक्सट्रीम्स का मिड। हाँ जी, दूसरे रो p इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 पे है इसे इस पर्टिकुलर केस मतलब एग्जांपल ले रहे हो आप? हाँ हाँ ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 पे चला गया तो आप कह रहे हो कि x इक्वल टू 0 से देखते ना, मैंने तो ये कहा है कि मतलब जो x है वो तो मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो इसका मतलब जैसे अगर आपने कहा t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 पे है तो ठीक है, किसका मतलब t इक्वल टू 0 पे वो पहले ही अपनी मीन पोजीशन से 1 मूव डिस्प्लेस्ड है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो फिर 3 हो गई है तो क्या नहीं, अगर t इक्वल टू 0 पे x 1 है उसका मतलब तो ये है कि t इक्वल टू 0 पर वो अपनी मीन पोजीशन से 1 शिफ्टेड है, कि मीन पोजीशन से 1 राइट पे। बच्चों ये क्लियर हो गया? व्हाट शुड बी a? ऐसे तो सारी कांस्टेंट है, फिजिकली मीनिंग क्या है उसका? मीन से कितना एक्सट्रीम पे जा सकता है ना? मीन पोजीशन पे डिस्प्ले x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इस डेफिनेशन के हिसाब से मीन पोजीशन पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 ही हो जाएगी। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट तो खुद की 0 ही होगी। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें? यही हो सकती है। तो a एक तरीके से क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं एज एम्पलीट्यूड। नहीं, ये मैग्नीट्यूड ही होता है। नहीं, डिस्टेंस में नहीं लिखता, मॉड लगा दो सर। बच्चों ओमेगा जो होता है इसको हम बोलते हैं एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलते हैं ये अभी नहीं समझ आएगा, 1 मिनट के लिए मान लो कि बोलते हैं।
फाई आई को बोलते हैं बच्चों इनिशियल फेज। बच्चों आगे समझ ठीक है। बच्चों ये आप मैथ से भी बता सकते हो मुझे, जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया था यही वाला 4 sin ओमेगा टी, आपने मैथ से पीरियोडिक फंक्शन किया होगा, +2 में आता है। चल कोई नहीं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। कितने टाइम के बाद बच्चों मोशन रिपीट होनी शुरू हुई है? जब एंगल क्या हो जाएगा आपका, जब एंगल आपका 2 पाई हो गया, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई है, तो कितने टाइम के बाद मोशन रिपीट हुई? पाई बाय ओमेगा। तो ये जो टाइम है 2 पाई बाय ओमेगा, उसको हम कहते हैं एज टाइम पीरियड, क्योंकि इतने टाइम के बाद मोशन रिपीट हो। तो टाइम पीरियड आपको कैसे पता चलेगा बच्चों? 2 पाई बाय ओमेगा करके। और ओमेगा कैसे पता चलेगा? ओमेगा कैसे पता चलेगा? वो तो टी के कोफिशिएंट से सीधा दिखती है ना, जो भी टी का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है। जैसे अब जैसे मैंने जो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल जो है अपना 4 sin स्क्वायर टी, यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया? 2 हो गया। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाय 2 पाई हो गया। डजंट मैटर, साइन हो या कॉस हो, टी का कोफिशिएंट तो ओमेगा वही रहेगा। एम्पलीट्यूड को भी कोई फर्क नहीं पड़ता साइन कॉस से। आप एक बात सोचो, साइन से कॉस में कन्वर्ट करने पर किस क्वांटिटी को फर्क पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में? मतलब फाई आई को फर्क पड़ेगा, है ना, कि साइन थीटा को आपने कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा करके जैसे भी लिखा, तो ये हमने फाई आई लगाया इसलिए होता है कि चाहे साइन है चाहे कॉस है, सारे केसेस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो बाकी हमने टर्म्स लिखी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर ऑल? ओके, जो बच्चों ये पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई आई जो साइन के अंदर है, इसको हम कहते हैं स्पेस। तो पूरे एंगल को फेज कहते हैं, और फाई आई को इसीलिए हमने बोल दिया इनिशियल फेज, या फिर अब यहाँ इनिशियल का क्या मतलब है कि फेज एट टी इक्वल टू 0। इसका किसका फेज का मतलब तो एंगल है, इनिशियल एंगल कि टी इक्वल टू 0 पे क्या एंगल है, उससे क्या पता चलेगा बच्चों टी इक्वल टू 0 वाले एंगल से कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है। बस ये पर्पज है उसका, ना, और कुछ नहीं। ये कोई फिजिकल एंगल तो नहीं ना, ये फिजिकल एंगल।
इसीलिए इसको फेज नाम दे दिया एंगल की जगह। कि मतलब कहीं दिख नहीं रहा ना कि कोई एंगल बना हुआ है ऐसा मोशन के अंदर। हाँ ये बात बच्चों क्लियर हो गई? ठीक है। तो बच्चों जस्ट चलो इसके टर्म्स में ही बच्चों एक अगर हम एक बात कर सकते हैं, आप देखो कि तो एग्जांपल करो। ना इनफैक्ट आप ट्राई करो बच्चों, देखो इनिशियल फेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
अच्छा, आप तो इक्वेशन अज्यूम करो कोई भी, इस इक्वेशन में बस पुट करो दोनों पोजीशंस। इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिख लो, मिनिमम। जब आप सॉल्व करोगे आप समझ जाओगे क्यों। हाँ भाई, किस किसका हो गया? सर मैं कोई टर्म नहीं आई, मतलब सीधा न्यूमेरिकल आंसर आएगा। क्वेश्चन के बना कोई गलत नहीं। हमने तो सीधा प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी यूनिफॉर्म स्पीड में। तो सीधा इक्वेशन में पुट करो, तो x की वैल्यू उसका टाइम निकल आएगा बस। आपने वो अलग अलग टाइम्स को माइनस करना है ना। तो एक बार x इक्वल टू 0 डालो, फिर निकालो क्या टाइम बन रहा है। एक बार x को दूसरी पोजीशन डालो, उससे टाइम निकालो। सीधा x को पुट करना है बच्चों, और कुछ नहीं। बीम पोजीशन x इक्वल टू 0, उसको तो बेस से बड़ा ही नहीं बनेगा। पहले भी आएगी बाद में भी आएगी, सभी लोगों को कर जाएगी। देखो बच्चों, आपने इक्वेशन मान ली x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं जान के 5 वाला तरीके से दिखाता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि 5 पे तो डिपेंड ही नहीं करता आंसर। पहले हम x को 0 डालते हैं। 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ओमेगा टी प्लस 5i इज इक्वल टू 0, और इससे t निकल आया -5 ओमेगा। फिर हम दूसरी पोजीशन पुट करते हैं a/2। वो a/2 ही बनी ना बच्चों। यहां से क्या बन गया? ओमेगा टी प्लस 5।
5/6। तो मैंने ये कैसे इंश्योर किया कि ये मिनिमम वाला है? मैंने एंगल्स एक 0 लिया और एक 5/6 लिया। तो ये यहां से टाइम क्या बन गया? (5/6 - 5i/ω। तो बच्चों इससे कितना टाइम आ गया? 5/6 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो 1/3 आ जाएगी। अच्छा, आप वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते कि आपको कि ये आधा है तो टाइम आधा कर दिया। क्यों? कोई यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है। आगे समझ तो सब। इसमें जो मेन पोजीशन मीन पोजीशन तो x बताता है ना, x इक्वल टू 0। फाई आई तो सिर्फ ये बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था, है ना? तो फाई 0 है, तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अगर फाई आई की कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने t को 0 डाल दिया तो उस पे भी x की कुछ ना कुछ। क्लियर बच्चों? ठीक है, that's it। आपने बच्चों इसमें ए पार्ट करना है, ठीक है? 0 1। देखो फाई तो कटी है, चलो